देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा जो है किस राज्य से नहीं गुजरती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य से होके नहीं गुजरती, वो है उड़ीसा। याद कर लो, से दिमाग में घुसेड़ लो, कहां से होके नहीं गुजरती, उड़ीसा से। उड़ी वहां से उड़ी नहीं आती वहां पे। अगला क्या है, भारत सबसे पूर्वी देशांत कौन सा है। पूरब में भारत की दिशा क्या है, 97 डिग्री 20 मिनट पूरब, जहाँ पे सिंगल टैग होता है ना ऊपर, ये इसको मिनट का टैग बोलते हैं। ठीक, अगला उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से लगती हैं। सोचो कोई ऐसा देश है जिससे हमारे इतने सारे राज्यों की सीमा लगती है, वो है बेटा नेपाल। भूटान, वो है नेपाल। क्या यूपी से भी नेपाल जाते हैं और बिहार से भी नेपाल जाते हैं, पता है तुम्हें ये बात। तो जो गोरखपुर के आसपास रहते होंगे वो जानते हैं कि बॉर्डर मिला हुआ है। ठीक है, अगला देखो, ग्रीष्म अवकाश में यदि आप करावली जाना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे, मतलब गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाएंगे, लक्षद्वीप। क्यों, हमारे मोदी जी भी अभी कहाँ गए थे कुछ दिन पहले, लक्षद्वीप। और वहां पर वो क्यों गए थे, ताकि हमारे लोग विदेश ना जाकर हमारे देश में उन जगह पे जाएं जो कि विदेश से भी सुंदर है। तो हम विदेश जाके अपना पैसा क्यों खर्चा करें, अपने देश में रह सकते हैं, हमारा पैसा भी देश में रहेगा, है ना। अगला एक देखो, जल्दी देखो, मेरे मित्र एक ऐसे देश में निवास करता है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। एक ऐसा देश है जो भारत से पूरी से ठीक से जुड़ा हुआ नहीं है। क्या जुड़ा हुआ नहीं है। अब तुम बताओ इसके अंदर भूटान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान, नेपाल। ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क। क्या है तुम्हारा होमवर्क। ये बेटा गलत लगाया हुआ है किसी ने, ये बेटा यहाँ पर गलत लगाया है किसी ने। भूटान की सीमाएं तो भारत से मिलती है। ये क्या है इसका, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान तो भारत के आसपास भी नहीं है, बहुत दूर, और कोई सीमा नहीं मिलती इससे हमारी। ठीक है, ये गलत है। पता नहीं किसने यहाँ से देखने के बाद भी ऊपर गलत लगा रखा है। कौन है, महान आदमी है राधा। राधा ये काम कर सकती है, राधा की तरफ फोकस करो। ये नहीं राधा, ये सर नीचे कर रखा है। ठीक है बेटा। हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, है ना, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तुम ये बात जानते हो, मैंने अभी पढ़ाया। पाकिस्तान, चीन, भूटान, अपने उंगलियों पे गिन सकते हो। चीन है और बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, चाइना है। चाइना को क्यों बोल रहे हो, चाइना तो बहुत खतरनाक देश है। चाउमीन बस बेटा अब ऐसे नहीं बोलते, किसी चीन वाले ने वीडियो देख ली तो बुरा लग जाएगा। ठीक है, अच्छा। और भारत दुनिया के कौन से गोलार्ध में स्थित है, किस दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया भैया। लड़की बिल्कुल ध्यान दे रही है लड़की। क्या, हाँ ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता है एक ही देश के अंदर टाइम भी अलग अलग होते हैं। हाँ, क्योंकि जो रेखा होती है उसके हिसाब से टाइम हम डिसाइड करते हैं। तो कहीं पर तो क्या होता है, दिन का कुछ टाइम होता है, कहीं पे 1 घंटा, वो घंटा ऊपर होता है। तुम्हें पता है अमेरिका में और भारत के अंदर भी टाइम का डिफरेंस है, है ना, समझ रहे हो। तो भारत के अंदर भी बेटा काफी टाइम। देखो, तो भारत के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के अंदर कितना अंतर है। गुजरात में और अरुणाचल के बीच में कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। बिल्कुल सही जवाब, कितना, 2 घंटे का अंतर है ना। तो भारत के अंदर सबसे पूरब में जो राज्य है, सबसे पूरब में एकदम चले जाओ तो एंड का राज्य कौन सा बनता है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। इस बात को क्या याद कर लो, क्या कर लो, याद कर लो, क्या कर लो। कौन सा संघ अरब सागर में स्थित द्वीप का समूह, अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है, लक्षद्वीप। कौन सा, लक्षद्वीप। इस बात को ध्यान रखना। अब भारत के पड़ोसी देश का नाम देखो। भारत उपद्वीप में किन किन 5 देशों की गणना की जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बेटा कभी ये सारा भारत का हिस्सा हुआ करता था, पहले सब पहले कभी भारत ही था। ठीक है, चलो इसी के साथ बेटा हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का अंत करते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए हमारे दूसरा चैप्टर है भारत की भौगोलिक स्वरूप के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, एक स्थलीय भाग में 3 ओर से समुद्र हो। क्या हो, 3 तरफ से समुद्र होना चाहिए, चारों तरफ से नहीं। द्वीप में क्या होता है, द्वीप में वो तो बीचों बीच है, ये चारों तरफ समुद्र क्या है, चारों तरफ। लेकिन ऐसी जगह जहां पर समुद्र कितनी जगह हो, सिर्फ 3 जगह से हो। तो बेटा ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, तट बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताओ बेटा, कहां से देख के बता रहे हो, बोलो बेटा, जवाब दो कोई। इसको बोलते हैं बेटा प्रायद्वीप। कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं बेटा प्रायद्वीप। क्यों बोलते हैं प्रायद्वीप बेटा, अब भारत कैसा देश है, भारत भी तो प्रायद्वीप है। देखो भारत का नक्शा देखो जरा, देखो बेटा भारत का नक्शा देखो, भारत 1, 2 और 3। भारत के देखो 3 तरफ से सागर है ना, लेकिन ऊपर से नहीं है, तो भारत को हम द्वीप नहीं कहेंगे, लेकिन भारत को हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। लेकिन यहाँ श्रीलंका को देखो, इधर दिखाओ बेटा, ये है श्रीलंका। देखो श्रीलंका के क्या है, चारों तरफ पानी है, क्या है, तो इसे हम द्वीप कहेंगे, क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। और जहां पर ऐसे कई सारे द्वीप एक साथ हो, देखो ये रहा, जैसे अंडमान, देखो फोकस करो, और तो ये क्या है, द्वीपों का समूह। ये क्या है, द्वीपों का समूह। तो बेटा ऐसी जगह जो 3 तरफ से पानी से, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। इस बात को बेटा याद कर लो। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी में, आईपीएस, पीसीएस के क्वेश्चन में भी आता है, एनडीए में भी आया है कि इसको हम कहा, ऐसी जगह को हम क्या बोलेंगे, 3 तरफ से समुद्र से घिरी हो, क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन देखो,
भारत के पूर्व में म्यांमार की सीमा पर निर्धारित करने वाले पर्वतों का समूह क्या है? तो बेटा भारत के किस तरफ पूर्व के भाग की पर्वतीय श्रृंखला को कहते हैं? बहुत आसान है याद करना। पूर्व के भाग की पर्वतीय श्रृंखला पूर्वांचल। क्या? पूर्वांचल। पूर्व में पूर्वांचल। कितना आसान है। अगला देखो, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कन्नड़। क्या कहते हैं? कन्नड़। क्या कहते हैं? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, मतलब पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पर्वत को इसलिए रट लो क्योंकि ये क्वेश्चन तुमको सरकारी पेपर में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? महेंद्रगिरी। मतलब पूरब में पूरब के घाटों में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन सी? महेंद्रगिरी। महेंद्र बाहुबली का नाम से याद कर लो इसे, महेंद्र बाहुबली महेंद्रगिरी पर्वत। समझ गए बेटा? इस पर्वत का जिक्र तो रामायण में भी है। अगला देखो, ठीक है, ये भूगर्भीय प्लेट क्या होती है बेटा? भूगर्भीय प्लेट। ठीक है, तो बेटा भूगर्भीय प्लेट क्या है? प्लेट भूषण के 7 बड़े बड़े टुकड़े हैं। जैसे भारत, जैसे कि मैंने बोला भारत कौन से द्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। इसमें ऐसी टोटल 7 महाद्वीप है, ऐसी 7 भूगर्भीय बड़ी बड़ी प्लेट हैं जिनमें देश बने हुए। 7 कौन कौन सी प्लेटें हैं? देखो गिनो। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये किसका है? आज कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे? गोंडवाना लैंड क्या बताया मैंने तुमको? सब एक साथ। जब सब एक साथ थे। समझ गए? अगला क्या है? भाबर क्या है? क्या? भाबर। देखो भाबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर तक चौड़े में फैली गुटखा की पट्टी को भाबर कहते हैं। मतलब एक क्या है? ये वाला गुटखा नहीं है बेटा, दिलबाग वाला गुटखा, गुटिका बोलते हैं इसको। उसको भी बहुत पसंद है। अरे शिवालिक पहाड़ियों की ढलान पे बनी हुई है ये भाबर। बस इतना याद रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों में उत्तर दक्षिण के क्रम में बताइए। अगर उसको हम 3 भागों में बांटे तो उत्तर दक्षिण में बताइए। तो पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल, फिर शिवालिक। अब भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उन जरूरी क्वेश्चनों में ये है अपसारी भूगर्भ प्लेट कौन सी है? अपसारी प्लेट और अभिसारी प्लेट। कौन सी? अपसारी प्लेट और अभिसारी प्लेट। देखो अपसारी प्लेट वो प्लेट है जो एक दूसरे से दूर जाती हैं। क्या? एक दूसरे से दूर। अपसारी मतलब दूर जाने वाली। अभिसारी क्या होगा? एक दूसरे के पास आने वाली। क्या? चिपकती है। पास आने वाली। समझ गए? देखो इन प्लेटों का भ्रषण क्रिया होती है तथा धरातल पर भ्रषण पड़ जाते हैं। इस प्रकार की प्लेटों में वलय प्रक्रिया होती है और धरातल पर वलय पड़ जाते हैं। बेटा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत अजीब सा पॉइंट है। इसमें दरार घाटी तथा ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखा 2 जमीन फट गई, धरती फट गई, सीता जी समा गई। वो क्या हुआ? जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर गई तो जगह बन गई, खाई बन गई, बहुत ऊंची खाई बन गई। तो तुमने क्या देखा होगा? पिक्चरों में देखा होगा, है ना? पिक्चर। और कई दुनिया में ऐसी जगह भी है जहां पर बहुत गहरी गहरी खाइयां हैं। प्लेट 2 जमीनों के बीच में क्या है कि आदमी गिर गया, पता नहीं कहां तक गया नीचे, बस गिर गई नीचे। होता है ना पिक्चरों में? क्या देखा है कि बस बिल्कुल वहां जाके रुकी, ट्रेन पटरी पे चढ़ गई, एकदम कोने पे, और नीचे क्या था? बहुत नीचे। तो क्या है, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, लेकिन जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो क्या होगा? पर्वत का निर्माण होगा। क्या होगा? पर्वत का निर्माण होगा। समझ गए? अच्छा बेटा अगला एक चीज और देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट। बागर किसे कहते हैं और खादर किसे कहते हैं? क्या? बागर किसे कहते हैं और खादर किसे कहते हैं? अब ले रहा अजीब सुनने में, लेकिन बागर बोल रहा हूँ। बागड़ कब बोल रहा हूँ मैं? बागड़ बिल्ला। देखो तुम्हारा नाम बागड़ बिल्ला है क्या? देखो बेटा ठीक से पकड़ इसको, कैमरे को यार सही से पकड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं जाननी है क्या? देखो बागर का क्या मतलब है? मैदानों में पुरानी जलोड़ को बांगर कहती हैं। खादर मैदान में नई जलोड़ को। ये जलोड़ क्या है? जलोड़ का मतलब क्या हुआ बेटा? जब नदी अपने साथ कुछ मट्टी भागे लाती है, गंगा जल भर के लाते उसमें मट्टी निकलती है ना, है ना? तो नदी अपने साथ क्या लेके आती है? मट्टी, फ्रेश मट्टी लेके आती है। फ्रेश बढ़िया मट्टी लेके आती है बेटा, वो होती है बहुत बढ़िया उपजाऊ। लेकिन जो मट्टी पहले ला के छोड़ चुकी, वो जब धीरे धीरे पुरानी हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम भांगर। या भांगर। और जो नई नई लेके आती है मट्टी, उसे बोलते हैं खादर। मुश्किल है याद करने में, खादर की तरह कोई मुश्किल है याद करने में। अगला देखो, देखो निरंतर जलोड़ के जमने से यह निष्पेक्ष चबूतरा जैसा ऊंचा हो जाता है। मतलब ये क्या हो जाता है? मट्टी जम जम के ऊंची हो जाती है। भाई जमती रहेगी मट्टी, आती रहेगी, जमती रहेगी, परंतु ऊंचाई तो हो ही जाएगी ना। और यहाँ पर देखो बाढ़ के समय नदी का पूरा पानी सारे क्षेत्र में फैल जाता है, नई जलोड़ की परत जम जाती है। अब बाढ़ आ गई, बहुत पानी आ गया नदी में, तो क्या होगा? नई नई मट्टी जम जाएगी हर जगह। यही तो होगा। अगला को क्या होगा? यह कम उपजाऊ है, पुरानी हो गई, इसलिए इसके अंदर ताकत इतनी, लेकिन ये वाली कैसी होगी? एकदम फ्रेश है, बढ़िया है, तो बढ़िया उपजाऊ होगी। यह बाढ़ के मैदानों को उगल ऊंचा भूखंड है अलग। यह बाढ़ के मैदानों का अभिन्न अंग है। मतलब ये तो ऊंचा हो गया, ये मट्टी जमजम की ऊंची हो गई, अब पानी कितना भी तेज आएगा तो बच जाएंगे। लेकिन जो जलोड़ है, नई मट्टी, वो क्या है? बिल्कुल नदी के किनारे। ठीक है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर ये पेपर में आ जाए तो याद करना मेरी बात को। समझ में आ गया? देखो अच्छा बेटा एक चीज और सुन लो,
कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? बड़ा जरूरी काम हो गया है तो भैया। करोड़ों वर्ष पहले हुआ। भारत गोंडवाना का एक अंग था, गोंडवाना में जुड़ा हुआ था। मैंने बताया सारे देश गोंडवाना में जुड़े हुए थे। गोंडवाना भूखंड दक्षिण गोलार्ध में स्थित था। भारत का उत्तरी गोलार्ध में, और पहले कहा था दक्षिण गोलार्ध में, उसके साथ जुड़ा हुआ था। कालांतर में क्या हुआ? तरंग उठी, प्लेटों में भूकंप आया। क्या आया? भूकंप आया, और ये क्या हो गए? अलग हो गए। क्या हो गए? अलग हो गए। गोंडवाना भूखंड से अलग प्लेट है जिसको हमने ऑस्ट्रेलिया प्लेट कहा। क्या कहा? इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट कहा। यह प्लेट उत्तर की ओर खिसकती हुई चली गई और यूरेशिया प्लेट से जाकर टकरा गई। मतलब भारत पहले दूर था, वो तैरता हुआ आया और ढंग से यहाँ पे टकरा गया, भड़ूम। और जैसे टकराया क्या हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। अच्छा, वो पट्टी कैसी होगी जो टकराई होगी? अपसारी या अभिसारी? एक मारूंगा चाटा। अभिसारी। अपसारी कौन है? जो दूर जाए, और अभिसारी जो पास आए। अपसारी से बनती है खाई, और अभिसारी से बनती है पर्वत। ठीक है, अभी याद नहीं कर रहे तो कल क्या होगा? कल तुम्हारे गालों पे पर्वत बना दूंगा मैं, लाल लाल। आज तो शाम को ही बनेगा। मैं शाम को नहीं आया, भैया सुबह बुला लो। शाम को ही खत्म करूंगा मैं आज। हम नहीं आएंगे शाम में, ये कोई लड़का नहीं आएगा, उसको बुला लो। कल ही सुन लेना फिर। सुन कर लेना। क्यों सुन लूं कल? नहीं भैया शाम को सुन लेना और पढ़ा हाँ, शाम को करके खत्म ये कर। वीडियो भी डाल देना। ठीक है बेटा? कल सुबह आराम से सोना। अच्छा बेटा, इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, इंपॉर्टेंट मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर के, वो खत्म हो गए। पेपर में इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। नदी के बहने का तंत्र, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि पेपर में आ सकते हैं। क्या पेपर में आ सकते हैं? सबसे पहला देखो ये पहला क्वेश्चन, वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में बहती है? कौन सा क्वेश्चन है? 2। वूलर झील, बेटा वूलर झील जैसे कि दल झील है, ऐसी वूलर झील है बेटा। वूलर झील भी जम्मू कश्मीर में ही बहती है, इस बात को नाम याद रखना। नर्मदा नदी जो है वो कहां से निकलती है? नर्मदा नदी जो है कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। मैंने तुम्हें चैप्टर में बताया था, इसे इंपॉर्टेंट भी है, जो हम पढ़ चुके हैं बेटा। वही है, कुछ नई चीज तो है नहीं। निम्न में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? मतलब कौन सी झील लवणीय जल वाली झील है? मतलब लवणीय मतलब जिसके अंदर कुछ % नमक है, खारी है थोड़ी सी। क्या है? खारी है। तो बेटा सांभर नाम की झील है। कैसी? सांभर। सांभर किसके साथ मिलता है? डोसे के साथ। कैसा होता है? वो भी नमकीन होता है ना, नमकीन। तो सांभर झील भी कैसी है? नमकीन। याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीप नदी की सबसे बड़ी नदी? प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी मैंने अभी पढ़ाते हुए, गोदावरी। गोदावरी नदी क्या है? प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी। अगला, लिंग में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है बेटा तापी नदी। अब तुम इसे क्वेश्चन जो पढ़ लोगे, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे को फंस जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारा फंस जाएगा। और यही बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, कौन सी नदी कहां से निकलती है, ये बड़ा जरूरी है। तो पहला देखेंगे सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है। गंगा की बात करें तो गौमुख से निकलती है, उसके नीचे गंगोत्री होता है। ठीक है। और इसको बेटा हम भागीरथी और अलकनंदा का मिलन कहते हैं। भागीरथी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि भागीरथ नाम के राजा इस गंगा नदी को लेकर आए थे, और जब अलकनंदा से ये मिलती है, कहां पर? देवप्रयाग में। जब ये मिलती है तो ये गंगा कहलाती है, और गंगा बनने से पहले इसका नाम क्या है? भागीरथी। और किससे मिलकर ये गंगा बनती है? अलकनंदा से। ये बेटा बात तुम्हें याद देनी है। क्या याद देनी है? अच्छा, मैंने तुमको एक बात और बताई थी, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती तो तिब्बत से है, लेकिन तिब्बत में इतनी तेज नहीं बहती है, इतनी बड़ी नदी, लेकिन भारत में एंटर करती है, बहुत बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि भारत का तिब्बत कैसा क्षेत्र है? ठंडा, सूखा। ठीक है, बारिश होती तो नदी कैसी है? सूखी नदी, छोटी सी नदी है, लेकिन भारत में एंटर करती है तो क्या मिलता है इसको? जलवायु बढ़िया परिवर्तन, पानी मिलता है, वर्षा मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर एक बड़ी नदी का रूप ले लेती है। और ये क्या करती है वर्षा ऋतु में? बेटा हमारे असम के और बांग्लादेश में काफी नुकसान पहुंचाती है, बाढ़ लेकर आती है, काफी नुकसान पहुंचाती है। छोटी होती है तिब्बत। ठीक है? सिंधु भी तिब्बत में छोटी होती है। हाँ, ये नीचे धीरे धीरे भारत में जब एंटर करती है ना, उसके बाद ये बड़ी होती चली जाती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु इस तरह की है। ठीक है। अच्छा, नदियों का आर्थिक महत्व मैंने तुमको बता ही दिया है बेटा। नदी पीने के लिए पानी देती है, खेती के लिए मट्टी देती है, बढ़िया पानी देती है, उपजाऊ जमीन देती है। ठीक है। और उसके बाद बेटा यहाँ पर हम पूजा पद्धति अपने सारे काम करते हैं, तो हमारा धर्म से जुड़ी हुई है, उसके आसपास रहने वाले लोगों का काम चलता है, रोजी रोटी चलती है, तो नदियाँ टूरिज्म नहीं देती। और नदियों के अंदर बेटा और भी चीजें होती हैं, और भी एक्टिविटी होती है। गंगा नदी में कितनी एक्टिविटी होती है तुमने देखा है? पूजा पाठ से ज्यादा जो लोग पूजा पाठ में नहीं है तो एक्टिविटी करने जाते हैं, राफ्टिंग करने जाते हैं, नहाने, रिवर राफ्टिंग करने जाते हैं, ऋषिकेश में क्या करने जाते हैं? बोटिंग करने जाते हैं, कैंपिंग करने जाते हैं। तो उससे पैसा नहीं आता क्या बेटा? वो भी क्या है? अच्छा, झीलों से क्या पैसा कमाया जा सकता है बेटा? झीलें जो होती हैं वो भी पैसा, क्यों? वहां पे बेटा नाव चलती हैं, देखते हैं लोग, बड़ी सुंदर जगह होती है, उसके आसपास भी बेटा इसी तरह के होटल वगैरह बने होते हैं, तो भी लोग घूमने जाते हैं, वहाँ मार्केट्स बनी होती हैं। ठीक है। जैसे कि कश्मीर के अंदर क्या है? डल झील का तुम्हें पता ही है, सब लोग जाते हैं तो कश्मीर में श्रीनगर जाके डल झील जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं शिकारा के अंदर, है ना?
बस बेटा। अब हिमालय से निकलने वाली नदियों का तो तुमको पता ही है, कौन कौन सी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं? गंगा का नाम तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र। और प्रायद्वीपीय नदी कौन कौन सी है बेटा? नीचे जितनी में कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, सारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तापी, है ना, सारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। बस बेटा इसी के साथ इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट। आज हम करने वाले हैं बेटा, ये नई बुक में साइंस के वाला चैप्टर नहीं है। बेटा ये जरूर होगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये कैसे छूट जाएगा? जलवायु। क्या? चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फोन को मत घुमाया, फोन को मत घुमाया कर। ठीक है, कुछ बेटा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार बेटा किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तुम्हारे पेपर में जरूर पूछा जाता है, हर बार ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन तुम्हें आना ही चाहिए। पहला क्या है? नीचे दिए गए स्थान में कहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है? दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश भारत में ही होती है। और भारत में भी कहाँ हो जाती है? तो बेटा उस जगह का नाम है मासीन राम। क्या? मासीन राम। इसे रट लो, याद कर लो, जो मर्जी कर लो, राम राम कर लो। राम राम। तो राम राम से क्या होगा? मासीन राम। यहाँ पे सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मासीन राम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट नहीं छोड़ना है, इसको याद करना है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? लू। बेटा वो हवा जो बड़ी गर्म होती है। तो तुम्हारी मम्मी कहते हैं बेटा लू में नहीं घूमना, लू में नहीं घूमना। जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो ऊपर दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु होने वाली वर्षा के लिए, मतलब ठंड में जो बारिश होती है, देखा ना अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, ठंड पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, तो हम क्या बोल रहे थे? अरे ठंड में बारिश बेटा ये होती है और ये फसलों के लिए बहुत जरूरी है। ये होती क्यों है बेटा? इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। इससे रट लो, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये तुम्हारा जो पेपर हो रहा है ये अभी कहाँ हो रहा है? इसी ठंड के टाइम में हो रहा है। हल्की बहुत ठंड है अभी, और अभी बारिश हुई थी कुछ दिन पहले, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी बेटा यूपी के अंदर किसका पीसीएस का पेपर हुआ था? नहीं, आरओ का पेपर हुआ था। गवर्नमेंट में अच्छी लेवल में एक पोस्ट निकलती है उसका, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था 9th क्लास का, ये वाला सेम क्वेश्चन। सोचो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक पोस्ट होती है अधीक्षक, अधिकारी, अधीक्षक मतलब देखने वाला, देख रेख करने वाला, है ना। आईपीएस से नीचे, पीसीएस से नीचे होते हैं। ठीक है, अच्छा। भारत में मानसून कब आता है? बारिश की ऋतु कब चालू होती है? मई में, जून में, जुलाई में या अगस्त में? बताओ बेटा। जुलाई में। जून में। क्या? जून बोलते हैं कि जून से ही, मई में बढ़ती है बहुत तेज गर्मी, और बोलते हैं कि जून से ही बारिश के आने के आसार शुरू हो जाते हैं। होती नहीं है जून में बारिश, ये हम भी जानते हैं, पहले कभी होती होगी बाप दादा के जमाने में, लेकिन बोलते हैं कि जून से आना चालू हो जाता है। इस बात को बेटा भूलना मत। तो सबसे तेज कौन से महीने में बरसती है? अगस्त। जुलाई के एंड में और अगस्त में खूब बारिश होती है। और मुझे बारिश बहुत पसंद है भाई, बारिश का मौसम बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। ठीक है, हाँ तुम्हारे ऊपर थोड़ी है, तुमको टेंशन नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा अब बेटा ये, हाँ, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण है? क्या है कारण? हाँ, तो बेटा देखो मैंने तुमको बताया, भारत की क्या, दुनिया में किसी भी जगह की मौसम को क्या कंट्रोल कर सकता है? उसकी स्थिति क्या है, किस ऊंचाई पे है, किस नीचाई पे है, पर्वतों के पास है, पर्वतों से दूर है, सागर के पास है कि सागर के दूर है, कोई नदी बहती है क्या, या कोई नदी नहीं बहती, ठीक है, रेगिस्तान है या पहाड़ है या पठार है, ये सारी चीजें बेटा उसके मौसम को डिसाइड करती हैं। तुम्हें यही कारण लिखने हैं, चाहे भारत का पूछे, चाहे राजस्थान किसी राज्य का पूछ रहे हैं, यूपी का, दिल्ली का, तुम्हें यही कारण लिखने हैं। चाहे वो तुमसे पूछ रहे ना अमेरिका के अंदर मौसम ऐसा क्यों है, उसके भी यही कारण है से, हाँ उसकी स्थिति क्या है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, बस यही है सब कुछ और कुछ नहीं है। समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है। और एक बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है? दैनिक मतलब दिन में तो बहुत गर्मी, रात में नॉर्मल। राजस्थान। अच्छा बिल्कुल सही बेटा, राजस्थान में भी हर जगह नहीं, रेगिस्तान में, क्योंकि बेटा मिट्टी दिन में, जब मिट्टी में हल्की सी गर्मी हो जाती है ना, मिट्टी में हल्का सा भी गर्म करो, मिट्टी बहुत गर्म हो जाती है, लेकिन उतनी ही जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है। तो बेटा रेगिस्तान में दिन में जितनी गर्मी होती है ना, रात में ठंड भी होती है, फिर क्योंकि रेत क्या हो जाती है, ठंडी। पता है क्यों? क्योंकि रेत ना तो पानी रोकती है और ना ही ठंड और गर्मी रोक सकती है।
तो गर्म भी बहुत जल्दी हो जाएगी और ठंडी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो रात में ठंड लगती है रहते में और सुबह गर्मी लगती है। आदमी को समझ नहीं आता करूँ तो करके चद्दर लूं कि पंखा लूं। समझ गए? इस बात को ध्यान रखना है ना। ठीक है बेटा। बेटा इसी के साथ मैं इस चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यही थे। इन्हीं चीजों को याद कर लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं आता। अपने बेसिक्स को ठीक रखना, जिसको अपने बेसिक ठीक नहीं है वो पिछली वीडियो देख लेना इस चैप्टर की, और बस खत्म करते हैं इसके साथ चैप्टर को और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 इसकी वीडियो पहले हम कर चुके हैं। जिस बच्चे को चैप्टर में दिक्कत है वीडियो देख ले। और हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई की बात कर रहे हैं, किसकी? सीबीएसई पेपर की। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति है? रबड़ किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है, मतलब किस प्रकार की है वो वनस्पति? टुंड्रा, ठीक है। अगला मैंग्रोव, हिमालय या उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो बेटा ये है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। दूसरा, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा के लिए चाहिए? सिनकोना का जो पेड़ है वो कितनी वर्षा में होता है? 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए उसे। कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर बारिश। अगला सिमलीपाल जीव मंडल। सिमलीपाल याद रखना अजीब सा नाम है और याद रखना ये पूछा जाता है। तो सिमलीपाल कहाँ पूछा जाता है? उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा में। अगला, भारत में कौन सा जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल निचलों से दिया गया है? इसको याद रखना बेटा, नंदा देवी। क्या? नंदा देवी। भैया इंपॉर्टेंट नहीं है वाला क्वेश्चन, ठीक, लेकिन यहाँ पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? ये है बेटा इंपॉर्टेंट। तो बेटा पारिस्थितिक तंत्र का मतलब एक दिए गए क्षेत्र में पादप तथा प्राणी के भौतिक पर्यावरण के बीच संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। बेटा थोड़ा मेरी तरफ फोकस करो। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है बेटा कि कैसे जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिलकर रहते हैं या जीते हैं। तुम्हें पता है बेटा पेड़ अपना खाना बनाता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना पाता है, लेकिन कोई दूसरा जीव ये काम नहीं कर सकता। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? पेड़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम किसके ऊपर? हम भी तो पेड़ों के ऊपर हैं। पेड़ से उगा हुआ अनाज हम खाते हैं, सिर्फ पका सकते हैं, बना तो नहीं सकते। कौन कह रहा? जुड़ी क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में मैं तुम्हें समझा रहा था, मैं फिर से बताता हूँ, मेरी तरफ फोकस करो। किस प्रकार से जीव और जंतु और पेड़ पौधे आपस में जीते हैं? पेड़ बेटा खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से जीव उन्हें खाते हैं, शाकाहारी, और मांसाहारी जीव उन शाकाहारी जीवों को खाते हैं। इस तरह से चलते हैं। ये तो पारिस्थितिक तंत्र है बेटा। अगर पेड़ पौधे तुम काट के खत्म कर दोगे तो अनाज कहाँ से खाओगे? तुम तो मर जाओगे। और इस तरीके से दूसरे हर जानवर बेटा एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, 10th क्लास में तुम इसे अच्छी तरह से पढ़ोगे। तो बेटा इस चीज को ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति जगत और प्राणी जगत क्या है? वनस्पति का मतलब है पेड़ पौधे और जीव जंतु का मतलब है जानवर। इतना अंतर तो समझ में आ गया? ठीक है बेटा। तो बेटा इस बात के अंतर में तुम दुनिया भर की चीजें लिख सकते हो। पेड़ पौधे चल नहीं सकते, जीव जंतु चल सकते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, जीव जंतु अपना भोजन नहीं बना सकते। पेड़ पौधे सूर्य के ऊपर, पानी के ऊपर डिपेंड है, उन्हें जल चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। और जीव जंतुओं को क्या चाहिए? जीव जंतुओं को पेड़ चाहिए, वो पेड़ पे डिपेंड है। लेकिन जीव जंतु शाकाहारी पेड़ पे डिपेंड और मांसाहारी जीव दूसरे जीव जंतुओं पे डिपेंड है। समझ में आ गया? जैसे कि हिरण ने घास खाई, शेर ने हिरण को खा लिया। अगर हिरण घास नहीं खाएगा तो हिरण मर जाएगा, और शेर हिरण नहीं खाएगा तो हिरण शेर मर जाएगा और शेर मर जाएगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जागरण नहीं है इसमें सिर्फ हाँ जय माता दी नहीं करना, सोच समझ के जवाब देना। ठीक है बेटा, ये है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बेटा जो यहाँ पर शुरुआत में मैंने तुमको बताई थी, वो तो बेटा बहुत ही ये कि भारत के एक तो भारत 12 सबसे विविधता वाले देशों में से एक है। भारत के अंदर 47,000 प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक, क्या कितने? 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे, पेड़ पौधे कितने? 47,000। कितने? 47,000। तो बेटा ये जो वैरायटी है, जो भारत के बारे में जो वैरायटी की बात की है, इसे तो याद करना मुझे बहुत जरूरी है। एक और चीज देखो यहाँ पे भारत के अंदर 89,000 प्रकार की प्रजातियां हैं, 89,000 प्रकार के अलग अलग जीव जंतु हैं। 1200 से अधिक प्रकार के क्या है? पक्षी, पेड़ पौधे, और 2500 से अधिक वैरायटी क्या है? मछलियां। बेटा मछलियों की भी इतनी वैरायटी है हमारे भारत के अंदर। हमारा भारत देश क्या है? महान देश। क्या है? महान देश। ठीक है बेटा, इन दोनों वनों के अंदर क्या अंतर है? जितने भी प्रकार के वन है बेटा, अगर वो सारे वन मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ाए हैं, पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ाए, तुमको पूरी तरीके से उन दोनों के बीच, 3 के बीच, 4 के बीच, हर वन के बीच बारे में तुम अच्छे से बता सकते हो। जानना है तो अगली वीडियो देख लो पिछली, और इन बच्चों को तुम पढ़ा ही चुका हूँ। ठीक है बेटा, तुम भी देख लेना वीडियो, अगर भूल जाओ तो। वैसे भूलना नहीं चाहिए तुमको, है ना। बस बेटा यही कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि आ सकते हैं, इससे बाहर कोई सवाल बनता नहीं है। ठीक, अब बहुत ही ज्यादा हार्ड पेपर बनाने की कोशिश करेंगे तो फालतू पूछेंगे, नहीं तो यही बेसिक चीजें रहती हैं। और इसी के साथ ये क्वेश्चन आंसर का सेशन खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 जनसंख्या।
के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं सीबीएसई एनसीईआरटी सीबीएसई का जो आपका पेपर होगा उसके बिहाफ पे। इन क्वेश्चनों से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। जिन्होंने क्वेश्चन कर लिए इससे क्वेश्चन के बाहर नहीं आएगा। तो चैप्टर समझना है वो पिछली वीडियो देख ले, ठीक। और जो बच्चे चैप्टर हमारी क्लास के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये सब उनका ये बच्चे समझ चुके हैं, इनके लिए कोई भी अगर आ जाता है तो कोई मुश्किल नहीं है। चलो बेटा क्वेश्चन पे फोकस करें। पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की जनसंख्या वितरण एवं संचार में परिवर्तन लाता है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पहली चीज का इसका आंसर है प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्रों में। इसका मतलब किसी जगह की जनसंख्या को प्रभावित क्या करते हैं ज्यादातर चीजें, कि कितने लोग वहां पर आ रहे हैं और कितने लोग वहां से जा रहे हैं, ठीक। अगला, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्न में से किसका परिणाम है। जनसंख्या में अगर बच्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो बेटा किसका, इसका कारण क्या है। पहला उच्च जन्म स्तर, मतलब जन्म दर ज्यादा है। दूसरा उच्च मृत्यु दर, लोग मर ज्यादा रहे हैं इसलिए। या उच्च जीवन दर, लोग जी ज्यादा रहे हैं इसलिए। या बहुत ज्यादा शादियां हो रही हैं। तो बेटा इसका आंसर है उच्च जन्म दर। इसका मतलब बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। जनसंख्या बढ़ रही है, इसके कारण क्या क्या हो रहा है। पहला, एक क्षेत्र में कुल जनसंख्या बढ़ रही है, प्रत्येक वर्ष लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, प्रति 1000 पुरुषों में महिला की संख्या घटिया बढ़ रही है। बेटा टोटल क्या है, ओवरऑल जनसंख्या बढ़ रही है। ओवर क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। जन्म दर तेज होने से क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन देखो, 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति वह है, मतलब पढ़ा लिखा आदमी किसे कहेंगे हम। बेटा इसे सीधा याद कर लो, इसे बोलेंगे जिस आदमी की उम्र या जिस व्यक्ति की उम्र 7 साल हो, किसी भाषा को वह समझ सके और उसको पढ़ भी सके और उसको लिख भी सके। मान लो तुम्हारी उम्र 7 साल है, तुम हिंदी जानते हो, हिंदी पढ़ भी सकते हो, हिंदी लिख भी सकते हो। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो तुम पढ़े लिखे की कैटेगरी में आ गए। तुम्हें क्या बोलेंगे, साक्षर, शिक्षित। क्या बोलेंगे, शिक्षित बोलेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण घटक क्या है। मतलब जनसंख्या बढ़ रही है किसी जगह की तो क्यों बढ़ रही है, उसके मेन कारण क्या है। तो पहला कारण है जन्म दर ज्यादा है, ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। दूसरा क्या है, मृत्यु दर कम है, लोग मर कम रहे हैं। और तीसरा क्या है, प्रवास। इसका मतलब वहां पर लोग ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, तभी तो जा नहीं रहे, संख्या बढ़ रही है और जाने वाले कम है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि क्यों घट रही है। ये बोलते हैं कि भारत की जनसंख्या की वृद्धि धीरे धीरे घट रही है। ऐसा क्यों है बेटा, इसके कारण क्या है। देखो, क्योंकि बेटा यहाँ पर महिलाएं शिक्षित हो गई हैं। जब औरतें पढ़ी लिखी हो जाती हैं तो अपने घर के अंदर क्या करती हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। उनको पता है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको पालना मुश्किल होगा, उन्हें अच्छी शिक्षा देना मुश्किल होगा, तो क्या करती हैं, बच्चे कम होते हैं। महाराष्ट्र में शिक्षा की तेजी से प्रयास, अब क्या है, लड़कियां, दूसरी लड़कियां भी और पढ़ने में आगे से आगे आ रही हैं, ठीक है। और लड़की स्वास्थ्य के लिए और सरकारी प्रोत्साहन, मतलब सरकार भी यही समझाती है कि हमारे बच्चे दो और हम भी दो और हमारे बच्चे दो, तो उस बात को माना जा रहा है। इस वजह से बेटा हमारी जनसंख्या में थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है, समझ गए। अच्छा, आयु संरचना, जन्म दर, मृत्यु दर, इन सबको समझाइए। बेटा आयु संरचना का तो मैंने तुमको बता दिया क्या है। 15 साल से कम वाला बच्चा, 15 से ऊपर वाला जवान, 15 से ऊपर कहां तक, 60 साल वाला जवान, और 60 साल से ऊपर वाला वृद्ध कैटेगरी के अंदर आता है। जन्म दर क्या है बेटा, जब जिस जन्म से किसी जगह पर कितने बच्चे एक दिन में या किसी मिनट में पैदा होते हैं, वो जन्म दर। मृत्यु दर, मरने वालों की जनसंख्या, समझ गए। प्रवास का मतलब जाना, और बाकी जनसंख्या का दूसरा क्या है, आना, ठीक है। क्या आना, जनसंख्या का आना, ठीक है। बात खत्म हो गई। और बेटा इसी के साथ एक चीज याद रखें, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन में अंतर है। जनसंख्या वृद्धि क्या है, किसी जगह पे जनसंख्या का बढ़ना, लेकिन परिवर्तन का क्या मतलब है। परिवर्तन का मतलब होता है कि किसी जगह की जनसंख्या परिवर्तित हो गई, मतलब बाहर के लोग, समझ लो दिल्ली की जनसंख्या में क्या गए, गुजरात के बहुत सारे लोग आ गए, तो क्या हुआ, जनसंख्या प्रवाह हुआ है। प्रवाह बढ़ी नहीं है, बढ़ी तो है एंड में, लेकिन वृद्धि कैसे हुई है, प्रवाह से। अब कोई जनसंख्या उठ के किसी दूसरे क्षेत्र में चली, ऐसे बोलेंगे जनसंख्या प्रवाह। क्या बोलेंगे, जनसंख्या प्रवाह। इसी के साथ बेटा ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चंस थे, जिसको बेसिक समझना है वो पिछली वीडियो देख ले। बाकी बेटा बच्चों यही था, तुम्हारी पूरी बुक आज हमने 3.5 घंटे में खत्म कर लिया।